एक बहुत ही विशाल और भव्य नाटक की कल्पना कीजिए। मंच एकदम सजा हुआ है, सारे अभिनेता अपनी अपनी भूमिकाएं पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। हाँ। उनके बीच संवाद हो रहे हैं, वो समाज बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, संस्कृतियों का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक थिएटर प्ले की तरह। हाँ, लेकिन अगर हम इस नाटक को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ये नाटक उस मंच के बिना संभव है जिस पर ये खेला जा रहा है? जाहिर है नहीं, मंच तो चाहिए। बिल्कुल। और इससे भी गहरा सवाल ये है कि क्या मंच की बनावट, मेरा मतलब है उसकी ढलान, उसकी कठोरता या उसकी सीमाएं, उन अभिनेताओं के अभिनय को अंदर से नहीं बदल रही हैं? अरे, ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। है ना? हम अक्सर भूगोल को केवल स्थिर चीजों का विज्ञान मान लेते हैं। जैसे कुछ पहाड़ हो गए, कुछ नदियां, या वो बोरिंग से बेजान नक्शे। लेकिन हमारी इस विस्तृत चर्चा में आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। तो आज का हमारा मिशन है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की जड़ों को समझना। ये समझना कि कैसे पृथ्वी का ये जो भौतिक मंच है और इस पर रहने वाला मानव, ये दोनों एक दूसरे को लगातार कैसे आकार दे रहे हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ चट्टानों की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। और देखिए, ये कहानी इतनी ज्यादा गुथी हुई है ना कि इसमें से मानव और प्रकृति को अलग करना लगभग असंभव है। आमतौर पर जो भौतिक भूगोल होता है यानी फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ, जिसमें हम जलवायु या मिट्टी वगैरह पढ़ते हैं। एकदम सही, वो इसी बात पर केंद्रित रहता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ की वनस्पति या भू आकृतियां कैसी हैं। लेकिन मानव भूगोल इससे कहीं आगे की परत को खोलता है। हाँ, मतलब वो इंसान को तस्वीर में ले आता है। बिल्कुल। वो देखता है कि उस प्राकृतिक पर्यावरण और इंसान के बीच रिश्ता क्या है। देखिए, जब इंसान किसी खास तरह के पर्यावरण में रहता है ना, तो उसकी सामाजिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानवीय गतिविधियां किस तरह फैली हुई हैं। और सबसे अहम बात, कौन सी? उन जगहों पर जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं, मतलब कोई जगह बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब, उसके पीछे के भौगोलिक कारण क्या हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम इस बात पर गौर करें ना कि हम इंसान अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, तो हमारी भाषा ही इस गहरे जुड़ाव का सबूत दे देती है। हाँ, वो कैसे? मतलब हम अनजाने में ही पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाओं को इंसानी शरीर के अंगों के रूप में देखने लगते हैं। अरे हाँ, ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक बात है। इंसान दुनिया को अपने नजरिए से ही तो समझ सकता है। बिल्कुल। जैसे जब हम किसी भयंकर तूफान का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि यह तूफान की आंख है। हाँ हाँ, आई ऑफ द स्टॉर्म। तो उन्हें हम परिसंचरण की धमनियां यानी आर्टरीज कहते हैं। बिल्कुल, जैसे वे किसी विशाल शरीर में खून दौड़ा रही हों। इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि हमने प्रकृति को अपने भीतर और खुद को प्रकृति के भीतर इतनी गहराई से बसा लिया है कि हम दोनों को अलग अलग देख ही नहीं पाते। सही कहा आपने। और इसी वैचारिक उलझन को सुलझाने के लिए, या कह लें कि इस जटिल रिश्ते को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढालने के लिए, दुनिया के महान भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। अगर हम इस विषय के विकास को देखें तो मुख्य रूप से 3 विचारकों की परिभाषाएं हमें पूरी यात्रा पर ले जाती हैं। शुरुआत होती है फ्रेडरिक रेड्जल से। रेड्जल के बारे में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 19वीं सदी के अंत में इस विषय को एक नई दिशा दी थी। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को परिभाषित कैसे किया? देखिए, रेड्जल का दृष्टिकोण बहुत ही बुनियादी था। उनका मानना था कि मानव भूगोल मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा वजन इसी संश्लेषण शब्द पर है। इसे आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह समझें। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी बन जाता है, एक बिल्कुल नई चीज। एकदम सही। वे सिर्फ एक साथ रखे हुए 2 अलग तत्व नहीं रहते। रेड्जल यही कह रहे थे कि जब इंसान पृथ्वी पर रहता है तो वो और पृथ्वी अलग अलग नहीं रहते। वे मिलकर एक नई व्यवस्था बनाते हैं, एक सांस्कृतिक परिदृश्य। ये तो एक तरह से नींव रखने वाली बात हो गई कि दोनों का मिलन हो रहा है। लेकिन देखिए, ये मिलन कोई स्थिर चीज तो है नहीं। पृथ्वी भी बदल रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, नदियां रास्ता बदल रही हैं, और इंसान तो खैर
इंसान तो कभी शांत बैठता ही नहीं है। हाँ, वो तो है। तो क्या किसी विचारक ने इस रिश्ते की इस बेकरारी को, इस हलचल को भी पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा। और यहीं पे एलन सी सैंपल का विचार सामने आता है। उन्होंने रैटसेल के विचार को एक कदम और आगे बढ़ाया। सैंपल ने इस रिश्ते की गत्यात्मकता यानी डायनामिज्म पर जोर दिया। अच्छा। उनकी परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने साफ देखा कि ये एक ऐसा समीकरण है जिसके दोनों हिस्से लगातार बदल रहे हैं। अरे वाह, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत ही जटिल रिलेशनशिप स्टेटस को समझा रही हैं। हंसने वाली बात है पर बात बिल्कुल सच है। मतलब पृथ्वी अस्थिर है और मानव हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए ये रिश्ता हमेशा बदलता रहता है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही उम्दा रूपक है। और इसी कॉम्प्लिकेटेड चक्र को, इसके नियमों को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया एक फ्रांसीसी भूगोलविद्ता पॉल विडाल डी ब्लाश ने। ब्लाश, उन्होंने क्या नया जोड़ा? ब्लाश ने इन दोनों विचारों को एक साथ पिरोया। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों का एक नया और अधिक संश्लेषित ज्ञान है। एक मिनट, इसका मतलब है कि ब्लाश सिर्फ सतह पर दिखने वाले रिश्ते की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रकृति के कुछ ऐसे अटल नियम हैं जो इस पूरे खेल के रूल्स तय करते हैं। ठीक कहा आपने। उनका जोर इस बात पर था कि ये रिश्ता हवा में नहीं झूल रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण, जलवायु, भूविज्ञान, इन सब के कड़े नियमों से बंधा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। अगर नियम प्रकृति तय कर रही है, तो आज का इंसान ऐसा क्यों व्यवहार करता है जैसे उसने प्रकृति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया हो? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी का। आखिर इंसान और प्रकृति का ये जो संघर्ष है, वो समय के साथ विकसित कैसे हुआ? मुझे लगता है ये हमें सीधे तौर पर तकनीक और मानव विकास की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ये मानव भूगोल का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दरअसल मानव और प्रकृति के बीच के इस रिश्ते की कहानी मूल रूप से तकनीक की ही कहानी है। तकनीक सिर्फ मशीनें नहीं है, ये इस बात का सूचक है कि कोई समाज बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से कितना विकसित है। और देखिए, ये तकनीक आसमान से नहीं टपकी। इंसान ने प्रकृति के नियमों को समझकर ही तकनीक का विकास किया। जैसे कि घर्षण यानी फ्रिक्शन के सिद्धांत को समझकर आदि मानव ने आग पर काबू पाया, या फिर बहुत बाद में एरोडायनामिक्स के नियमों को समझकर हमने हवाई जहाज बना लिए। एकदम सही। प्रकृति के नियमों को डिकोड करके ही हमने अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन शुरुआत में तस्वीर बहुत अलग थी। अलग थी? मतलब प्रारंभिक अवस्था में जब तकनीक का स्तर लगभग शून्य था, तब इंसान प्रकृति के सामने पूरी तरह लाचार था। वो बारिश, तूफान, जंगली जानवरों से डरता था। वो प्रकृति को एक देवीय शक्ति मानता था और उसकी पूजा करता था। इस अवस्था को भूगोल की भाषा में मानव का प्रकृतिकरण कहा गया और इसका सैद्धांतिक नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अच्छा, यानी पर्यावरण ही निश्चित करेगा कि इंसान क्या करेगा, कैसे जिएगा, क्या खाएगा। ये तो एक तरह की तानाशाही हो गई, जहां प्रकृति तानाशाह थी। हाँ, एक ऐसी तानाशाही जिसे लोग माता प्रकृति मानकर स्वीकार करते थे। इसे समझने के लिए हम मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों का उदाहरण ले सकते हैं। वहां रहने वाले एक व्यक्ति, चलिए उसे बेंदा नाम दे देते हैं, उसकी कहानी बहुत प्रासंगिक है। बेंदा? हाँ, बेंदा का जीवन पूरी तरह से जंगल की लय के साथ धड़कता है। वह और उसका कबीला छोटी सी जगह साफ करके खेती करते हैं। उनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं है। मैं उस परिवेश की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जब बेंदा जंगल में चलता होगा तो वो केवल पेड़ों को नहीं देखता होगा, वो हवा के रुख को पढ़ता होगा। बिल्कुल पढ़ता है। पत्तों की खड़खड़ाहट उसे बता देती होगी कि कोई शिकारी जानवर आसपास है। वो उन आत्माओं की पूजा करता है जो उसके अनुसार जंगल की रक्षा करती हैं। बेंदा सिर्फ जंगल में जीवित नहीं है, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, सब कुछ उस कठोर भौतिक पर्यावरण ने तय किया है। एकदम सही। यह निश्चयवाद का सबसे शुद्ध रूप है ना? बेंदा के मामले में प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, लेकिन मानव मस्तिष्क कभी एक जगह नहीं रुकता। समय के साथ जैसे जैसे इंसानों ने प्रकृति के रहस्यों को समझा,
उन्होंने बेहतर तकनीक विकसित की। और पर्यावरण की सीमाएं लांघनी शुरू कर दी। बिल्कुल, और यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। भूगोलविद्ताओं ने इस नई अवस्था को संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। संभववाद यानी यह विचार कि प्रकृति अब कमांड नहीं दे रही है, बल्कि संभावनाएं पेश कर रही है और इंसान अपनी तकनीक से तय कर रहा है कि उसे क्या चुनना है। सही कहा। अब इंसान प्रकृति का दास नहीं रहा, वो एक सक्रिय एजेंट बन गया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें नॉर्वे के ट्रॉन्डाइम शहर में मिलता है। अच्छा, वहां क्या खास है? वहां की एक काल्पनिक निवासी मान लेते हैं, कैरन। ट्रॉन्डाइम में सर्दियां भयंकर होती हैं, तापमान 0 से बहुत नीचे, बर्फीली हवाएं, महीनों सूरज नहीं निकलता। अरे बाप रे। अगर निश्चयवाद की बात करें तो इस माहौल में तो इंसान को बस किसी तरह जीवित रहने के लिए गुफाओं में छिपना चाहिए। लेकिन कैरन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो एक विशाल और आधुनिक कांच के गुंबद के नीचे काम करती है, जहां तकनीक की मदद से तापमान हमेशा खुशनुमा 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या बात है, बाहर बर्फीला तूफान और अंदर 23 डिग्री। बिल्कुल। कैरन अंदर बैठकर दुनिया भर के लोगों के साथ नेटवर्क पर काम कर रही है, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो उन कड़कड़ाती सर्दियों में अपने डेस्क पर बैठकर उष्णकटिबंधीय फल जैसे केले और कीवी खा रही है, जो हवाई जहाज से दुनिया के दूसरे कोने से मंगाए गए हैं। ओह, अगर मैं इसे एक वीडियो गेम के रूपक से समझाऊं तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। शुरुआत में जब इंसान बेंदा की तरह जी रहा था, तो वो बिना किसी चीट कोड के गेम को हार्ड मोड पे खेल रहा था। हाँ, एकदम हार्ड मोड। प्रकृति का हर नियम उस पर हावी था, जरा सी गलती और गेम ओवर। लेकिन फिर इंसान को तकनीक रूपी चीट कोड्स मिल गए। अब कैरन की तरह वो अपनी मर्जी से मौसम बदल रहा है। उसने ऐसा लगता है जैसे गेम के नियम ही बदल दिए हैं। बिल्कुल बदल दिए। लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल उठता है। कैरन के उस कांच के गुंबद को गर्म रखने के लिए अथाह ऊर्जा जल रही है। उन कीवी फलों को लाने में बेतहाशा ईंधन खर्च हो रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। तो क्या प्रकृति के साथ इतनी चीट कोड्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित है? हम गेम के नियम तो बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम उस हार्डवेयर को ही तो नष्ट नहीं कर रहे जिस पर ये गेम चल रहा है? और भूगोलवेत्ताओं के सामने भी ठीक यही संकट आ खड़ा हुआ था। संभववाद के नशे में चूर इंसान ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया था। इसके विनाशकारी परिणाम दिखने लगे थे। तो इस टकराव को सुलझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर नाम के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक नई संकल्पना पेश की जिसे नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, ये तो किसी यातायात व्यवस्था मतलब ट्रैफिक सिग्नल जैसा लगता है। ग्रिफिथ टेलर ने जानबूझकर यही रूपक इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट की। लाल बत्ती का सीधा सा मतलब है रुको, पीली बत्ती का मतलब है तैयार हो जाओ और स्थिति का आकलन करो, और हरी बत्ती का मतलब है आगे बढ़ो। ओह, ये बहुत दिलचस्प है। तो टेलर ये कह रहे हैं कि इंसान प्रकृति के राजमार्ग पर अपनी गाड़ी तो दौड़ा सकता है, लेकिन वो इन ट्रैफिक लाइट्स को अनदेखा नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि न तो इंसान पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम है, जैसा बेंदा के केस में था, और न ही वो अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, जैसा कैरन कर रही थी। एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, एक संतुलन। आप विकास कर सकते हैं, वो हरी बत्ती है, लेकिन जब आपके विकास से पर्यावरण को नुकसान हो, नदियों में जहर घुले, हवा खराब हो, तो प्रकृति लाल बत्ती दिखाती है, तब आपको रुकना होगा। लेकिन अगर हम आज की दुनिया की सच्चाई को देखें ना, तो मुझे लगता है इंसान इन ट्रैफिक नियमों का बहुत ही खराब तरीके से पालन कर रहा है। वो कैसे? देखिए, जब प्रकृति हमें पीली बत्ती दिखाती है, चेतावनी देती है कि संसाधन कम हो रहे हैं, तो हम रुकने के बजाय गाड़ी का एक्सेलरेटर और जोर से दबा देते हैं। सच कहा। हम सोचते हैं कि लाल बत्ती होने से पहले हम तेजी से निकल जाएंगे, और इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, ये सब प्रकृति की लाल बत्ती को तोड़कर आगे भागने के कारण होने वाले एक्सीडेंट ही तो हैं। आपका ये विश्लेषण उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जिससे आज दुनिया जूझ रही है। और देखिए, इन्हीं जटिलताओं के कारण मानव भूगोल को खुद को लगातार बदलना पड़ा। पहले ये केवल पहाड़ों और नदियों के अध्ययन तक सीमित था, लेकिन फिर यह समाज और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने लगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि मानव भूगोल एक ही जगह खड़ा नहीं रहा। इसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि जैसे इंसान बदला, ये विषय भी तो बदला होगा ना। 100%। मानव भूगोल की सबसे बड़ी ताकत इसकी अंतर्विषयक प्रकृति है। यह दूसरे विज्ञानों के साथ मिलकर काम करता है,
औपनिवेशिक युग में इसका मुख्य काम केवल अन्वेषण और विवरण था। मतलब सिर्फ दुनिया के बारे में जानना और लिखना? हाँ, कहाँ कौन सी खदान है, कौन सा वन है, ताकि उनका व्यापारिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन फिर 1950 और 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति आई। ओह, मात्रात्मक क्रांति। मैंने सुना है इस दौर में भूगोलवेत्ता सब कुछ नंबरों में तौलने लगे थे। बिल्कुल, वो खुद को एक कठोर विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कंप्यूटर, सांख्यिकी और गणित का जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि इंसानी व्यवहार को आंकड़ों से समझा जा सकता है। लेकिन यहीं पर मुझे एक तार्किक खामी नजर आती है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं। एक ग्राफ या स्प्रेडशीट किसी विस्थापित व्यक्ति का दर्द या किसी झुग्गी की मजबूरी को कैसे माप सकता है? यही वो सवाल था जिसने 1970 के दशक में भूगोल में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। नंबरों के जुनून से असंतुष्ट होकर 3 बिल्कुल नई विचारधाराओं का विस्फोट हुआ। वो 3 विचारधाराएं कौन सी थीं? सबसे पहली थी कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि भौतिक पर्यावरण का लोगों के जीवन स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। मतलब ये देखना कि शहर का भूगोल ऐसा तो नहीं जो केवल अमीरों को फायदा पहुंचा रहा हो। लेकिन केवल जरूरतें गिनने से मूल खराबी तो ठीक नहीं होती ना। बिल्कुल सही। और इसी कमी को दूर करने के लिए दूसरी विचारधारा आई, अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसने गरीबी और असमानता की जड़ों पर प्रहार किया। मतलब जो इतनी भयानक विषमता है दुनिया में, वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि पूंजीवाद का परिणाम है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। भूगोल राजनीतिक हो गया था एकदम। और तीसरी विचारधारा थी व्यवहारवादी विचारधारा। इसने कहा कि इंसान स्थान को अपने दिमाग में कैसे महसूस करता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष अनुभव, धर्म, प्रजाति, ये सब हमारे नजरिए को बदलते हैं। तो मतलब एक ही शहर को एक मजदूर अलग नजरिए से देखता है और एक व्यापारी अलग नजरिए से। बिल्कुल। इन सब को समझने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मानव भूगोल एक बहुत ही विशाल छाता है। इसके नीचे इंसान के जीवन का हर पहलू आ जाता है। सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। सही कहा। ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का जमीन पर उकेरा गया भौतिक मानचित्र है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इंसान जहां रहता है वो सिर्फ एक निर्जीव पृष्ठभूमि नहीं है। वो जगह इंसान की सोच और विकास को गहराई से आकार देती है। बिल्कुल। और हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही चलना होगा। अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैरन ने एक कृत्रिम कांच के गुंबद के अंदर अपना खुद का एक भूगोल बना लिया। तो सोचिए जरा, आने वाले 100 सालों में जब इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने लगेगा, या फिर जब हम पूरी तरह से एक वर्चुअल रियलिटी में जीने लगेंगे जहां हम कोडिंग से अपना पर्यावरण बना सकते हैं, तब इस मानव भूगोल का स्वरूप क्या होगा? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या तब भी उस भौतिक मंच का कोई अर्थ रह जाएगा, या इंसान खुद ही अपना मंच बन जाएगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास के भूगोल को केवल नक्शों में नहीं बल्कि समाज की बनावट में खोजना जारी रखें।